हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग जो है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स का जो 33 साल 33 इयर्स में इस चैप्टर से रेस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर से जितना भी अब तक क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये परीक्षा तक पूरे 33 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्यूशन तैयार करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। नीट की बढ़िया तैयारी करने के लिए, बायोलॉजी की बढ़िया तैयारी करने के लिए एकदम जो है भिड़ जाइए। इससे मदद मिलेगा आपको। हम क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ कन्वर्सेशन जहाँ होगा बताएंगे तो वो याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस कड़ी में हम लोग आज रेस्पायरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में 33 साल की परीक्षा में, 33 साल के मेडिकल परीक्षा में जितने सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं सबका हम लोग के पास कलेक्शन है और उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन और फिर अपना आंसर। चलिए यही क्वेश्चन है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स का। चलिए ये रेस्पायरेशन प्लांट्स का पहला जो टॉपिक, जिस तरह से एनसीईआरटी में जिस तरह से टॉपिक दिया हुआ है उसी रूप से जो है ये क्वेश्चन बनाने वाला भी जो है ऐसा तैयार किया है। तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो है क्या कहता है कि कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by, ये जो है कहता है कि ग्लूकोज जो है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का कन्वर्सन होता है तो ग्लूकोज का ये पहला जो कन्वर्सन है, ग्लूकोज का जो पहला स्टेप है टूटने का, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है टूटकर पाइरुविक एसिड बनाता है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अब कई स्टेप्स में, ये मेनी स्टेप्स में टूटकर लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनाते हैं। ये आपको याद करना होगा। तो चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम अपना स्टेप लिखे हैं। कहता है कि कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का जो कैटालाइज्ड बाय। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम जो है इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। डैट मीन्स ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ने के लिए जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की जरूरत होता है और प्लस मैग्नीशियम आयंस जो है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। तो चूंकि हमारा सवाल पूछा है यहाँ पर केवल एंजाइम का नाम दिया हुआ है तो इसलिए ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो क्या होगा, हेक्सोकाइनेज आंसर हो जाएगा। ये सभी एंजाइम जो है इससे रिलेटेड नहीं है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या करता है, तोड़ता है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। इसमें देखिए इस पर सवाल पूछा है
तो इस स्टेप को पूरा समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एटीपी जो है, यहाँ एटीपी जो है खर्च होता है। यहाँ चूँकि तोड़ने का काम है तो तोड़ने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी जो है क्या करता है, एडीपी में चेंज करता है और ये अपना एक फॉस्फेट इसको देता है रिएक्शन को। तो इसीलिए ग्लूकोज जो है एटीपी के एक फॉस्फेट को लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पूछ सकता है कि यहाँ जो फॉस्फेट आता है और इस तरह से एक किस तरह का प्रोसेस हो गया, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो गया। फॉस्फोराइलेशन का जो है, इस क्वेश्चन के आधार पर आपको इतना बात याद कर लेते हैं तो इसका आंसर अपने बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन ए पूछा है तो यहीं पूछेगा, लेकिन इतना में से जो है रिलेटेड इसी को बदल देगा। इसीलिए हम लोग कोई भी स्टेप जो है बनाते हैं क्वेश्चन, एक स्टडी का क्वेश्चन बैंक हम लोग बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग को पता लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो ग्लाइकोलाइसिस में पहला ही स्टेप पर सवाल पूछा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटना किस एंजाइम के द्वारा जो है होता है, तो हेक्सोकाइनेज हो गया। हो सकता है कि पूछ दे कि यहाँ पर पूछ दे कि किस आयन की उपस्थिति में होगा, तो मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। पूछ देगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि एटीपी जो है अपना एक फॉस्फेट देता है तो ग्लूकोज पर जुड़कर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। इस पूरे स्टेप को याद कर लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल, चलो ऐसा पूछ दे तो अच्छा ही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस पूरे स्टेप को याद कर लेना है। अगर आप जो है चाहते हैं कि हम ग्लाइकोलाइसिस का एक एक सवाल बना ले और इस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे एनसीईआरटी में जो ग्लाइकोलाइसिस का जो चार्ट दिया है उस पूरे चार्ट को ही क्या कर जाइए, याद कर जाइए, रट जाइए। तो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका जो है छूटेगा नहीं। बाकी हम लोग जो सवाल पूछा है उसके आधार पर हम लोग अपना डीलिंग कर रहे हैं। चलिए, तो कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनएडी इन सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में एनएडी का क्या रोल है। अब एनएडी जो है, एनएडी एक कोएंजाइम है। एनएडी क्या है, एक कोएंजाइम है। इसका पूरा नाम क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का भी काम करता है और ये न्यूक्लियोटाइड भी है जो सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस। ये भी जो है, तो कभी कभी क्या होता है कि माने एक चॉइस, माने एक क्वेश्चन का दो चॉइस बन जाता है। यहाँ दोनों बात सत्य है, तो यहाँ पर दोनों में से बी भी होगा और सी भी होगा। तो ये दोनों में से अगर कोई भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लड़का को जिसमें जो एक्यूरेट ज़्यादा जिसको लग गया वो लिख दिया, वो मिल जाता है। क्योंकि वहाँ जो है OMR जो सीट होता है उसमें 2 को तो आप ऑप्शन रंग नहीं सकते हैं, तो एक भी कोई रंग देता है तो आपका आंसर जो है सही हो जाता है। चलिए, तो ये एनएडी का जो है अपना देख लेना है। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस में कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव बाई, इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा रिमूव होता है, तो एनएडी। तो एनएडी के हम थोड़ा सा पूरा नाम बताएंगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है जब ऑक्सीडेशन, जब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होता है, वो किसके द्वारा रिमूव होता है? NAD के द्वारा जो है रिमूव होता है, क्योंकि यही ना इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, यही इलेक्ट्रॉन को ले जाके जो है आगे ढोता है। चलिए, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज्ड इनटू, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है 6 कार्बन वाला, और ये अंत में कहता है इंड, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन जो है कौन सी में टूट जाता है? ये पायरुविक एसिड में टूट जाता है। तो क्या होगा? हाँ, आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटकर, ग्लूकोज 10 स्टेप में टूटकर जो है पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल जो है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है, वो टूटकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, और पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन है, इसलिए इसके 2 मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। चलिए, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज, माने फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के टूटने का पहला जो है स्टेप फेज कौन है? तो ग्लाइकोलाइसिस है। पहले ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता है, तो वहाँ से पायरुविक एसिड अब क्या करेगा? अपना, अगर ऑक्सीजन उसको उपलब्ध हो रहा है तो वो क्रेब्स साइकिल की ओर चला जाएगा, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, तो वो अपना क्या करेगा? वहाँ से फर्मेंटेशन करेगा। तो मेन है कि जो है, तो पहला कौन हो जाएगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का? ग्लाइकोलाइसिस। इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, देखिए इसी को क्या किया है, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों एक ही चीज़ है। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू, यह पूछ रहा है इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एक ही सवाल है, तो रिपीट क्वेश्चन तो रिपीट करता है। अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन 1990 में पूछा, और ये क्वेश्चन 6 साल के बाद क्या किया उसको, लेकिन थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा भाषा का क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन सवाल तो वही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड हो जाएगा, कारण कि ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस से अब तक इतना ही क्वेश्चन पूछे हुआ है। मेडिकल में हो सकता है कि आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछे, इसी में से रिलेटेड कोई पूछे, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप क्या करें, पूरे ग्लाइकोलाइसिस को ही क्या कर जाइए, याद कर जाइए। पूरे ग्लाइकोलाइसिस का जो चार्ट बनाया है एनसीईआरटी में, उसको कर जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन का सवाल जो है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक है ना, वैसे वैसे जो है बनाया गया है। तो कहता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या है कि अब देखिए, फर्मेंटेशन बोलते हैं ना, पायरुविक एसिड में, अगर पायरुविक एसिड का जो है एक और भी आप काम कर सकते हैं। हम भी अपना जो है ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो जो है डाले हुए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तैयारी कर ले तो ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो एक बार पहले देखिए। फर्मेंटेशन भी पढ़ाए हैं, फर्मेंटेशन का एक बार वीडियो देखिए। पूरे एनसीईआरटी किताब के अनुसार हम लोग जो एनसीईआरटी किताब को ही पढ़ाए हैं, तो वीडियो देखिए और तब आंसर बनाइए, तो ज़्यादा फायदे में रहिएगा और एकदम आगे जो है सवाल आपको बनेगा। तो फर्मेंटेशन में देखिए, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। कहता है कि किसमें CO2 नहीं रिलीज होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एकदम क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस
एनर्जी निकलता है, तो मतलब हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 निकलेगा। अब सवाल है कि कौन प्रोसेस में CO2 नहीं निकलता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो CO2 निकलता है। अब उसका एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेम चीज़ है, सेम रिजल्ट आएगा, इसमें भी CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें जो है CO2 और प्लस CH2H5OH मैंने इथेनॉल अल्कोहल जो है, अल्कोहल क्या होता है, बनता है, तो CO2 यहाँ भी बना। चलिए, तो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल या प्लांट है, इस दोनों में क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 प्लस C2H5OH माने इथेनॉल अल्कोहल बनता है। अब रहा तो हम लोग का तीनों जानकारी है, तो अपने आप लैक्टेट फर्मेंटेशन हो गया। लैक्टेट फर्मेंटेशन में केवल जो है लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड ओनली। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, ठीक। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन क्या हो जाएगा, इसमें ओनली लैक्टिक एसिड बनता है, इसीलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहता है कि देखिए द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसमें नहीं मतलब रहता है। फर्मेंटेशन जो है, देखिए यहाँ पर 8 और 10 में पूछा है, रिपीट तो सवाल किया है, रिपीट सवाल यहाँ पर है, सवाल रिपीट होते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट, इस साल भी रिपीट की चांसेस ज़्यादा हमको लगता है, कारण कि कोरोना के चलते जो है बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ है। तो क्या करेगा, पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, नहीं करेगा, पढ़े रहिएगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद तो होगा। इन अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो पहले अल्कोहल फर्मेंटेशन को समझना होगा। अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या करना है कि उसमें ट्राइओज फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि एसिटल्डिहाइड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, पढ़ लेना होगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 तरह का होगा, एक लैक्टेट फर्मेंटेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो ट्राइओज फॉस्फेट, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो एसिटल्डिहाइड। चलिए, द इन प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर,
फर्मेंटेशन का इंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि फर्मेंटेशन में का इंड प्रोडक्ट CO2 इथाइल अल्कोहल जो है होता है। CO2 और इथाइल अल्कोहल C2H5OH जो है इथाइल अल्कोहल है। चलिए अब जो है हम लोग कहता है सवाल, which of the following product are obtained by anaerobic respiration। एनारोबिक रेस्पायरेशन फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट का जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा माने फर्मेंटेशन, तो क्या प्राप्त होगा। तो बियर एंड वाइन भी जो है प्राप्त होता है, अल्कोहल और CO2 तो प्राप्त होता ही है। ये ना अल्कोहल है ना बियर वाइन जो है बनेगा, तो CO2 इसी को जो है इस रूप में भी लिख दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जो है आंसर होगा। चलो, व्हेन ईस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर। देखो ये सब क्वेश्चन एक ही चीज़ है ना, फर्मेंटेशन में तो इतने बतवे है। हाँ, तो फर्मेंटेशन में कहाँ कोई, फर्मेंटेशन में इसका आंसर आप खुद बना सकते हैं, इथेनॉल एंड CO2। तो सब तो ये है, मैंने लगभग रिपीट तो हमको लग रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि ये जो फर्मेंटेशन का जो रिएक्शन दिया हुआ है NCERT बुक्स में, उसको आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, पूरा जो है पढ़ लेना चाहिए, एकदम जो है पढ़ लेना है। अब आज हम जो है अब इसका दूसरा पार्ट जो है, अब यहाँ से कल हम इस चैप्टर को बना लेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन से। आज हम लोग इतना रहने देते हैं, कल ही थोड़ा सा और लंबा है तो कल हम इसको पूरा पार्ट ख़त्म करेंगे। चलिए ठीक है।